Hello students, so we are here to discuss biology paper which held on 18 December 2021. So we will be discussing all 60 questions today जो आपके biology paper में आए थे. So without wasting time, let's start. So आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे उसका सीरीज नंबर है SSJ/2 and the code is 057/2/4. ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है. ऑलमोस्ट सभी पेपर में आपने इनिशियली देखा होगा स्टार्टिंग में जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं बोर्ड के पेपर में. सो दीज आर दोज इंस्ट्रक्शंस. सो यहाँ पे सबसे पहले इन शॉर्ट में बता देती हूँ. ओवरऑल 60 क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे सेक्शन A, B, C है. सेक्शन A में यू हैव 24 क्वेश्चंस जिसमें से आपको अटेम्प्ट सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं. देन सेक्शन बी में यू हैव 24 क्वेश्चंस जिसमें से अगेन आपको 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. इस वाले सेक्शन में आपको AR टाइप के असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे. एंड सेक्शन सी में वी हैव 12 क्वेश्चन जिसमें से आपको सिर्फ 10 अटैम्प्ट करने हैं. ठीक है. सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेक्शन सी की तो यहाँ पे केस स्टडी टाइप का भी क्वेश्चन आएगा. सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही, बट स्टिल AR टाइप, केस स्टडी टाइप, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. हर में इक्वल वेटेज है हर क्वेश्चंस का. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन A. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, The hilum in a typical angiosperm ovule represents the junction between. So यहाँ पे पूछा है हाइलम जंक्शन कौन सा जंक्शन रिप्रेजेंट करता है. So we have options integument and the embryo sac, इनके बीच का जंक्शन, embryo sac and the nucellus, इनके बीच का जंक्शन, body of the ovule and the funicle, उनके बीच का जंक्शन, and the nucellus and the funicle. So इसमें से the correct option is body of the ovule and the funicle. Let's see this with the help of a diagram. So ये NCERT का ही diagram है. यहाँ पे you can see this is the funicle. ये funicle represent करा हुआ है. This is the funicle which is a stalk like structure and this is the body of the ovule. ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल और फिनिकल कहाँ से अटैच्ड है, इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइलम. सो हाइलम इज बेसिकली द जंक्शन बिटवीन फिनिकल एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड द फिनिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2. So in this question you have given we have provided with a diagram. In this diagram what we have to do, हमें transverse section का diagram दिया हुआ है young anther का. Choose the labelings showing the correct placement of the wall layers from the table given below. So हमें कुछ नहीं करना है, simply आपको यहाँ पे 1 2 3 4 बताया हुआ है, इनकी labelings आपको correct बतानी है. सो डायग्राम देखते ही आप समझ जाओगे माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम है एंथर के अंदर जो प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पे वी हैव 1 2 3 एंड 4. सो यहाँ पे हम लेबलिंग यहीं लिख लेते हैं. द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस. इसी के जस्ट अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, एंडोथीशियम. देन टूवर्ड्स इनर साइड ऑफ एंडोथीशियम देयर इज मिडल लेयर एंड सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है टैपिटम, जिसका मेन काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. सो यहाँ पे ये चारों लेबलिंग है. सो लेट्स चेक कौन सा सही है इनमें से. सो इन द बी ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहला 1 को बताया हुआ है टैपिटम. सो लेट्स सी 1 वाला इज टैपिटम, यस. देन द सेकेंड वन इज एंडोथीशियम. सो सी the second one is endothecium inner to the outermost layer, that is epidermis. Then the 3 one is epidermis. So the third one, ये जो outermost है उसको epidermis labeling करी हुई है. And the fourth one is the middle layer. This is the fourth one and ये जो layer है, these are the middle layer. So that means the correct option of this question is option B. Next, third question, the term used for the embryo entering in the state of inactivity in the seed, mature seed is.
तो जब सीड इन एक्टिव स्टेट में एंटर करता है तो उसको सिंपली क्या बोलते हैं, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, सो उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी. एंड सो दिस द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3 इज ऑप्शन डी. सो दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन. Then question number 4, the ploidy of the apomictic embryo developed from the integument cell and megaspore mother cell without reduction division respectively will be. So यहाँ पे क्या पूछा है, apomictic embryo की ये बात कर रहा है जो कि किससे बने, integument और megaspore mother cell से बने हैं. अब यू शुड नो कि एपोमिक्टिक एम्ब्रियो क्या होते हैं. एपोमिक्टिक या एपोमिक्सिस इज बेसिकली मिमिक्री ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. सो एपोमिक्सिस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, प्लस स्टिल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स. सो एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ सीड बन रहे हैं, फिर भी सीड्स बन रहे हैं. सो यहाँ पे एपोमिक्टिक एम्ब्रियो है और किससे बने, इंटेग्यूमेंट और एमएमसी से. दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली इंटेग्यूमेंट किस में डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो में, या फिर एमएमसी किस में डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो में, और आगे जाके फ्रूट बना रहा है. सो यहाँ पे here it is clearly given कि इंटेग्यूमेंट और मेगास्पोर मदर सेल दोनों का ही प्लॉइडी क्या होता है, 2n और 2n. सो दोनों का ही अगर प्लॉइडी 2n 2n है तो प्लॉइडी विल नॉट गेट चेंज्ड, मियोसिस वगैरह यहाँ पे नहीं होगा, डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है. सो देयर इज नो एम्ब्रियो, सॉरी, सो देयर इज नो मियोसिस. सो अगर 2n प्लॉइडी है तो आगे भी 2n ही रहेगी. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वील गेट ऑप्शन ए, 2n and 2n. Next question, question number 5. Given below is a diagrammatic representation of a mature embryo sac and choose the options showing the correct labeling. So हमें इनकी labelings बतानी है. So अगर मैं labelings की बात करूँ तो यहाँ पे X, Z and Y labeling है. The uppermost, these are antipodal cells. The complete cell is central cell. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये न्यूक्लियस की तरफ लेबलिंग नहीं हो रही है, ये सेल में लेबलिंग कर रहा है. एंड दीज आर सिनर्जिड्स, दीज टू सेल्स आर सिनर्जिड एंड द अपर वन सेल जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ये सेल, दिस इज द फीमेल गैमीट एंड W is representing the micropylar end. So यहाँ पे माइक्रोपाइलर, लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो सबसे पहले Y दिया हुआ है, Y इज द माइक्रोपाइलर एंड. सो द माइक्रोपाइलर एंड A और C दोनों में ही माइक्रोपाइलर एंड दिया हुआ है. सो दोनों W इज करेक्ट इन बोथ ऑफ दीज ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं Y वाले में, Y वाला इज रिप्रेजेंटिंग सिनर्जिड्स. सो यहाँ पे Y वाला इज रिप्रेजेंटिंग सिनर्जिड्स ओनली इन दिस ऑप्शन. सो आपको वैसे ही पता चल जाता है ऑप्शन ए इज करेक्ट. So the W is micropylar end, the X is antipodals here, the Y is synergid, the Y is synergid and the Z is central cell. So the option C, option A is correct in this question. Now option, next question is question number 6. Breastfeeding the baby acts as a natural contraceptive for the mother because, so ये पूछ रहा है reason कि why lactation acts as a natural contraceptive. So यहाँ पे we have further because it prevents, क्या क्या prevent करता है. So we have given options. The first one is ovulation, second is menstruation, third is insemination and fourth is fertilization. So at the time of lactation क्या नहीं होता है, at the time of lactation there is no menstruation and ovulation. Why? Because जो prolactin है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है उनका लेवल कम होता है.
Due to both of these reasons, ovulation is suppressed. So in this option, from these all the 4 options, 1 and 2 are correct. So let's see कि किसमें first and second option correct बताया है. So in the last option D, 1 and 2 are correct. So the correct answer of this question is option number D. Next, so again we have here a diagram. सो आपको अब इम्पॉर्टेंस पता चल रहा होगा कि एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है. प्रीवियसली भी जब हम लेक्चर्स में हम पढ़ाते हैं तो आपको ऑलरेडी बताया था कि हर डायग्राम बायोलॉजी में ईच एंड एवरी डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट. ऑल दो वो आपको डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर था, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे, बट स्टिल उसने इस बार आपने अगर पैटर्न देखा हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में डायग्राम है और डायग्राम के ऊपर से क्वेश्चंस आए हैं. So let's start discussing the question number 7. So we are again given with a figure showing the different stages of human embryo. So यहाँ पे human embryo के अलग अलग stages है जिसको हमें identify करना है. Without wasting time हमें पता है सबसे पहले वाला Y1. So यहाँ पे आपको दिख रहा है कि outer most एक layer बनी हुई है cells की और बाकी सारे cells aggregated है in one corner. So ये aggregated cell बनाते हैं inner cell mass और ये जो लेयर है आउटर वाली जो लेयर है दैट फॉर्म्स ट्रोफोब्लास्ट. सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास है, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोस्ट. सो जो ये पहला वाला Y ऑप्शन है ये इमेज है ब्लास्टोसिस्ट का. देन Z1 ये शो कर रहा है फर्टिलाइजेशन. आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है स्पर्म्स और ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन यहाँ पे शो करा हुआ है. देन इन द ऑप्शन X यहाँ पे सेल डिवीजन बताया है और इसी सेल डिवीजन को हम बोलते हैं क्लीवेज. एंड द लास्ट वन इज द डायग्राम ऑफ मॉर्यूला, बेरी लाइक. ओके, इसका नाम भी वहीं से लिया है. सो मॉर्यूला. अब यहाँ पे अगर हम देखें सो वी हैव Y विच इज रिप्रेजेंटिंग ब्लास्टोसिस्ट. सो Y रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लास्टोसिस्ट, Z रिप्रेजेंट कर रहा है फर्टिलाइजेशन. सो लेट्स सी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे तो सारे ऑप्शन सेम है Z वाले में. X वाला शो कर रहा है क्लीवेज, X वाला क्लीवेज शो कर रहा है. देन द W1 इज मॉर्यूला. सो ये W वाला मॉर्यूला. सो ऑप्शन C इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड इन द फीटस बाय द एंड ऑफ. कब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डेवलप होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. सो यहाँ पे मेजर ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी यहाँ पर बन जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे डायरेक्ट ही लाइन गिवन है एनसीईआरटी में. सो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, 12 weeks of pregnancy, at the end of 12 weeks of pregnancy. Next we have the accessory duct in the human male reproductive system consist of. So यहाँ पे we have 4 options जिसमें अलग अलग आपको ducts वगैरह दी हुई है. So कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें accessory ducts ही given है? यहाँ पे अगर हम ध्यान से नोटिस करें ऑप्शन A has prostate in the option. So prostate is gland, not a duct. Again in the option second seminal vesicle ये भी क्या है? Gland है. ऑप्शन C में हम देखें तो bulbourethral, again it is a gland. लास्ट ऑप्शन देखें रेटेटेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, ये तीनों ही ducts हैं, accessory ducts. So the correct option is option number D. Next है question 10. Given below is a figure of an angiosperm plant showing two different types of flower X and Y and the possible type of pollination in them. So this is the diagram जिसमें X और Y बताया हुआ है. X वाला जो है it is chasmogamous type of flower and the one which is towards the soil this is clistogamous flower. So यहाँ पे diagram again NCERT का diagram है. So all diagrams are important, that means
Select the correct option for the flower X and flower Y and the possible type of pollination from the given table. So यहाँ पे flower X and flower Y के लिए options दिए हुए हैं. Let's see which option is correct. Option A में दिया हुआ है Chasmogamous assured seed set, Clistogamous cross pollination. So Clistogamous होते हैं closed flower, जो ओपन नहीं करते, क्लोज्ड रहते हैं. अगर क्लोज्ड रहेंगे तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स रिक्वायर होते हैं. अगर फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ तो पॉलिनेटिंग एजेंट अपना काम कैसे करेंगे, ट्रांसफर करने का पोलन ग्रेन को. सो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें, सो ऑप्शन ए कैस्मोगैमस अश्योर्ड सीड सेट, तो ये अश्योर्ड सीड सेट कहाँ होता है, क्लिस्टोगैमस में, क्योंकि ये क्लोज टाइप के हैं, इनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा. वेयर एज कैस्मोगैमस की बात करें तो ये ओपन टाइप के फ्लावर्स होते हैं. अब ओपन टाइप के फ्लावर हैं तो ये लेट्स मेक अ रफ डायग्राम ऑफ द फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर है. अब इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एंथर्स भी प्रेजेंट हैं एंड द पिस्टल इज ऑल्सो प्रेजेंट, कंप्लीट पिस्टल इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा के ऊपर, यही पॉलिनेशन है. दिस इज स्टिग्मा, कंप्लीट लेबल नहीं कर रहे हैं, द अपर पार्ट इज स्टिग्मा. सो अब अगर यहाँ पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होने हैं तो हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाए, हो सकता है कि इनकी एंथर की हाइट ज़्यादा हो, ठीक है, और डायरेक्ट जो पोलन ग्रेन है वो गिर जाए स्टिग्मा के ऊपर. या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट हेल्प कर रहा हो जो कि फर्दर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करेगा. सो यहाँ पर कैस्मोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, बट गारंटी नहीं है कि हमेशा सीड बनेंगे. हो सकता है कि एजेंट ना हो पॉलिनेटिंग तो सीड ना भी बने या पॉलिनेशन ना भी हो. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो क्लिस्टोगैमस सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये ऑप्शन अगेन गलत है क्योंकि सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्लिस्टोगैमस में. कैस्मोगैमस में सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, यस, सेल्फ पॉलिनेशन अगर बायसेक्सुअल है तो पॉसिबल है. एंड द क्लिस्टोगैमस जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा सिर्फ. एंड द लास्ट वन इज क्लिस्टोगैमस सेल्फ पॉलिनेशन ओनली एंड कैस्मोगैमस क्रॉस पॉलिनेशन ओनली. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज कैस्मोगैमस में सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, वेयर एज जो क्लोज टाइप के फ्लावर है उनमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. An undifferentiated sheath covering the root cap of monocotyledon embryo is. So इसको हम अगेन डायग्राम की मदद से देखते हैं. So यहाँ पे रूट कैप है या रूट वाला जो पोर्शन है उसको एक प्रोटेक्टिव शीथ कौन कवर कर रहा है, सो कोलियोराइजा. यहाँ पे डायग्राम से ही पता चल जाता है हमें करेक्ट आंसर. सो कोलियोराइजा इज द प्रोटेक्टिव शीथ विच इज कवरिंग द रूट कैप पार्ट. So the correct answer of this question is coleorhiza. Next is the cause of Down syndrome in humans is. Down syndrome एक डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम नंबर 21 की. So this chromosome number 21 is autosome. From all the chromosomes only X and Y chromosomes are sex chromosome. उसको छोड़ के बाकी जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सारे कैसे हैं, ऑटोसोम्स. सो यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एन ऑटोसोम, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम, एब्सेंस ऑफ एन ऑटोसोम या एब्सेंस ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम. सो सिंस 21 वाले क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एन ऑटोसोम. Next question number 13. Which of the following features show the mechanism of sex determination in honey bee? So honey bee के अंदर ये options दिए हुए हैं which one is correct, या इनमें से कौन से वाले correct है वो हमें बताने हैं. So the first option is an offspring formed from the union of sperm and egg developed as male. तो क्या
स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से जो इंडिविजुअल बनेगा वो मेल बनता है, तो नहीं। दोनों मेल और फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो सिर्फ फीमेल होगी, नॉट मेल। नेक्स्ट ऑप्शन इज मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ फीमेल। फीमेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे मेल्स के अंदर, तो यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। जो फीमेल्स हैं उनमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, वेयर एज मेल्स में ओनली 16। द फीमेल्स आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम्स, तो फीमेल हैप्लॉयड होती है या डिप्लॉयड होती है, so yes of course females are diploid। and the last option is males have father and can produce sons। so क्या मेल्स फर्दर सन प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनके क्या फादर होते हैं, तो अगेन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। सो फीमेल्स 32 क्रोमोसोम होंगे, मेल में आधे ही क्रोमोसोम होंगे 16। यहाँ पे होगा मियोसिस, एग्स बनेंगे, यहाँ पे होगा माइटोसिस और स्पर्म्स बनेंगे। फर्दर इनके फर्टिलाइजेशन से जो इंडिविजुअल बनेगा वो होगा फीमेल, और यहाँ पे जो एग्स अनफर्टिलाइज्ड रह जाएंगे वो बनाएंगे मेल। सो अगर हम मेल का देखें तो इज देयर अ फादर, नो। सो मेल का फादर नहीं है, फीमेल ही डायरेक्टली, फीमेल के अनफर्टिलाइज्ड एग क्या बना रहे हैं, डायरेक्टली मेल बना रहे हैं। सो मेल के फादर नहीं है, मदर है ओनली। सो यहाँ से हमें देखने को मिलता है ये वाला ऑप्शन भी गलत है एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो बचे ऑप्शन 2 एंड 3। सो लेट्स सी कौन से वाले में 2 एंड 3 गिवन है इन द ऑप्शन बी। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द पेयर दैट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। तो यस सिकल सेल एनीमिया कैसा होता है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। हीमोफीलिया, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट या ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। हमें इनकरेक्ट वाला बताना है, यहीं पे अधिकतर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं और इनकरेक्ट वो जल्दीबाजी में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन हो सकता है कि उन्होंने गलत करा हो। सो इन दिस question the B option is wrong because hemophilia is sex linked recessive disorder। so हमारे जो NCERT है उसमें सिर्फ recessive वाले ही disorder दिए हैं and hemophilia और color blindness दोनों ही क्या है, sex linked है, और बाकी सारे जो बचे हुए हैं वो सारे autosomal linked recessive disorder है। सो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक दिया हुआ है एंड थैलेसीमिया ऑटोसोमल। सो द ओनली ऑप्शन विच इज रॉन्ग इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, एन एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन ट्रेट वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप। सो अगर एक ही जीन मल्टीपल फिनोटाइप शो करता है तो हमने पढ़ा है इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी इनमें से कौन शो करता है, ये शो नहीं करते। सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया ये नहीं शो करते हैं। द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसका जो जीन है एंजाइम प्रोड्यूस करता है और अगर म्यूटेशन की वजह से वहाँ पे एरर आ जाता है तो वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस आर सीन, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, स्किन पिगमेंटेशन, and hair reduction। सो यहाँ पे हमें इस तरह से 3 चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जबकि जीन एक ही डिस्टर्ब है या उसी में म्यूटेशन है। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। सो फिनाइल कीटोन यूरिया मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन नंबर ए। Then question 16, life cycle of Drosophila melanogaster completes in। So NCERT में दिया हुआ है, given है 2 weeks होता है। So direct question है, option B is correct। Then question number 17, how many types of gametes would develop by an organism with genotype। So यहाँ पे genotype given है और इससे कितने तरह के
गैमीट्स बनेंगे दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो लेट्स सी कितने तरह के यहाँ पे गैमीट्स पॉसिबल है. द गिवन जीनोटाइप इज दिस. सो आप इजीली यहाँ पे ये दो ही केस हेट्रोजाइगस है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं. वन इज कैपिटल सी एंड हम छोटे सी को ऐसा, स्मॉल सी को ऐसे डिनोट कर रहे हैं. देन स्मॉल ए, सो यहाँ से एक टाइप का गैमीट तो हमारे पास आ जाएगा जिसमें होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी. वेयर एज सेकेंड टाइप का हो जाएगा जिसमें कैपिटल ए होगा, कैपिटल बी, स्मॉल सी एंड कैपिटल डी. देन थर्ड टाइप का यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी. एंड द लास्ट टाइप इज स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी एंड कैपिटल डी. So the possible type of gametes formed here in this case are 4 types. So the correct option is option number D, 4 types. Then next question is question number 18. Given below are the observations drawn in HGP. Human Genome Project के observations यहाँ पे दिए हुए हैं and हमें correct वाले बताने हैं. The first option is the human genome contains 3164.7 बिलियन बेस पेयर्स. सो ये ऑप्शन आपको ऑल दो सही लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर सही है, बट ये बिलियन नहीं होते, ये मिलियंस में होते हैं बेस पेयर्स. सो दैट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. सो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है अगर आपको एग्जैक्ट डेटाज याद नहीं है तो. द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस. सो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Less than 2% of the genome codes for protein. So yes, again this option is correct. Chromosome 1 has most gene. This is correct, but the data is not correct. So the correct option of this is option B, जिसमें second और third correct बताए हुए हैं. यहाँ पे ये नंबर गलत है. So the first and the last option is wrong. Only 2 and 3rd is correct. So option B में 2 और 3 correct बताया है. So 18 का B option correct है. Option now next question is 19. The phosphoester linkage in the formation of nucleotide involves the bonding between. So किसके बीच में बॉन्डिंग बनती है? यहाँ पे अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे ऑल दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है वो बताया है, पर अगर आप यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखें, so here this is शुगर. अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड के ऊपर जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड. लेट्स राइट इट. न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते ही क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड. सो हम यहाँ पे अगर बात करें, ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, जो दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड. एंड इसी में फॉस्फेट ग्रुप अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 5th नंबर का जो कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट नंबर कार्बन, this is second, third, fourth and fifth. So 5 carbons are there. या पेंटोज शुगर होता है न्यूक्लियोसाइड के अंदर या डीएनए के अंदर. So यहाँ पे अगर हम देखें, so this is the sugar जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 and 5th. 5th वाले के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है एंड यहाँ पे सेम रिएक्शन होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, और जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. मगर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, पूछा क्या है? फॉस्फोएस्टर लिंकेज. तो फॉस्फोएस्टर लिंकेज कब बनेगी? जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ऐड होंगे, जैसे कि यहां पर हो रहे हैं. सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज ऑफ न्यूक्लियोसाइड, और इसी के ऊपर अगर हम ऐड कर दें तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड का. दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, और जब ये जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप तो यहाँ से OH हटके ये जुड़ेगा. तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन
is option A phosphate, sorry, the option B phosphate group and OH of 5' कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड. सो न्यूक्लियोसाइड के 5' एंड वाले कार्बन पे OH हट के फॉस्फेट ग्रुप वहां पे जुड़ता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट है द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द लैकोपेरॉन इन प्रोकैरियोट्स इज रेगुलेटेड बाय. सो अगर लैकोपेरॉन की बात करें तो लैक नाम ही लैक्टोज को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी, क्योंकि जब भी लैकोपेरॉन फंक्शनल होगा तो वो कब फंक्शनल होगा, जब लैक्टोज होगा आसपास के मीडियम में. यूजुअली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज को कंसीडर किया जाता है. इसीलिए लैकोपेरॉन हमेशा ऑफ रहता है, क्योंकि लैक्टोज को प्रोकैरियोट्स इन जनरल यूज ही नहीं करेगा फॉर मेटाबॉलिज्म. अगर ग्लूकोज अवेलेबल है, मान लो ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल है, तो वो लैक्टोज को यूज करेगा और तब लैक्टोज की प्रेजेंस में ही ये स्विच ऑन होगा और फर्दर लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स बनेंगे. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21. For in vitro DNA replication, which one of the following substrates needs to be added along with the necessary enzyme, the DNA template and in specific condition? So यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि DNA रेप्लिकेशन हो रहा है इन विट्रो, मतलब लैब के अंदर. सो लैब के अंदर अगर DNA रेप्लिकेशन होता है तो क्या क्या चीज़ें उसको आपको एज अ सबस्ट्रेट आपको देनी पड़ेगी, सो रॉ मटेरियल की तरह, सो दैट आगे जाके डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बना सके. या इन विट्रो आप क्या ऐसा प्रोवाइड करोगे मटेरियल जिससे कि डीएनए बने. सो डीएनए को बनने के लिए मोनोमर रिक्वायर्ड होते हैं और डीएनए के जो मोनोमर है उनको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स. सो ऑल दो यहाँ पे आपको ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहे होंगे. अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, आपके जो चैप्टर नंबर 6 है वहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि मोनोमेरिक यूनिट्स जो है वो न्यूक्लियोसाइड की बनी होती है और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. सो यहाँ पे डीएनटीपीज डुअल फंक्शन करते हैं, ये मोनोमर की तरह भी एक्ट करेंगे और एनर्जी भी यही प्रोवाइड करेंगे इनका फॉस्फेट. वेयर एज अगर हम आगे के हिसाब से देखें बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन गिवन है विच इज इन विट्रो टेक्निक ऑफ डीएनए सिंथेसिस या उसको एम्प्लीफिकेशन की टेक्निक होती है. वहां पर क्लियरली मेंशन है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इज द मोनोमर जो आप प्रोवाइड करते हो जिससे डीएनए बनेगा. तो यहाँ पे बी ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, बट द एग्जैक्ट ऑप्शन विल बी सी अगर हम इस पार्ट को कंसिडर करते हैं एनसीईआरटी के थ्रू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद द आरएनए पॉलीमरेज टू टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट में इनिशिएशन हो टर्मिनेशन हो उसके लिए फैक्टर्स होते हैं. सो बात कर रहे हैं टर्मिनेशन की, तो रो फैक्टर इज इन्वॉल्व्ड इन द टर्मिनेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Question 23. Choose the correct pair of codon with its corresponding amino acid from the following list. तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोडॉन्स दिए हुए हैं और करेक्टली मैच्ड है या नहीं, क्या वो सही अमीनो एसिड को कोड करने, यू हैव टू टेल दैट. सो UAG क्या ग्लाइसिन बनाता है, नहीं, ये एक स्टॉप कोडॉन है. AUG मीथियोनिन स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट भी करता है ये प्रोसेस ट्रांसलेशन की और मीथियोनिन की कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगेन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. यू फेनाइल एलानिन को कोड करता है अमीनो एसिड को, तो यस. एंड UGA अगेन इट इज अ स्टॉप कोडॉन. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. यू वैसे आपको टफ लग रहा होगा मगर अगर हम कोडॉन की टेबल देखें तो सबसे पहले टॉप पे ही आपको गिवन है ट्रिपल यू इज फॉर फेनाइल एलानिन. वेयर एज यहाँ पे देखें स्टॉप वाले के लिए UAA UAG एंड UGA, ये तीनों स्टॉप के लिए हैं. तो अगर आपको सिर्फ स्टॉप और स्टार्ट वाले भी याद हो ना, AUG डुअल फंक्शन करता है, मीथियोनिन को भी कोड करेगा, स्टार्ट भी करेगा. सो आपको अगर ये भी याद है तो आपके लिए अटेम्प्ट करना क्वेश्चन इजी हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24.
During elongation process of translation, the peptide bond formation between amino acids is catalyzed by. सो ट्रांसलेशन के टाइम अमीनो एसिड्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है उसको कैटेलाइज कौन करता है? सो सिंपली राइबोसोमल आरएनए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द सेक्शन ए. लास्ट क्वेश्चन था 24. इनमें से सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे, एनी 20. सेक्शन बी में वी हैव गिवन विद AR टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और AR में यू हैव दीज 4 ऑप्शंस, जिसमें से आपको इन ABCD में से एक ऑप्शन आपको AR वाले टाइप के क्वेश्चन में मार्क करना है. सो ऑप्शन A इज फॉर असर्शन, R इज फॉर रीजन. सो क्या A और R दोनों ही ट्रू है एंड R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो ऐसे वाले अगर असर्शन रीजन है आपके पास तो उसका करेक्ट आंसर A होगा. बी वाले में बोथ A एंड R आर करेक्ट मगर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इस तरह का कोई ऑप्शन अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें बी ऑप्शन आएगा. सी वाले में A ट्रू R फॉल्स एंड डी वाले में A फॉल्स R ट्रू. तो इस तरह के डिपेंडिंग ऑन द असर्शन एंड रीजन आपको इन चारों में से एक ऑप्शन उसमें फिल करना है. सो लेट्स सी AR वाले क्वेश्चंस. Question number 25, assertion is given through reproductive and child health program in India, we could bring down the population growth rate. So yes, RCH program से हम क्या population growth को रोका जा decrease करा जा सकता है? तो yes, करा जा सकता है. सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में अवेयरनेस फैलाना हो, इस तरह की चीज़ें RCH प्रोग्राम में इंक्लूड करी जाती है. सो द असर्शन इज करेक्ट. लेट्स सी क्या रीजन इसका सही है. अ रैपिड इंक्रीज इन MMR एंड IMR, दैट इज मैटरनल मोटिलिटी रेट, एंड IMR इज इन्फेंट मोटिलिटी रेट. सो डेथ रेट है बेसिकली ये मदर और इन्फेंट की. वर द रीजन along with other reasons for this. So अगर हम बात करें कि क्या IMR और MMR रैपिडली इंक्रीज हो रही है, अगर रैपिडली इंक्रीज हो रही है डेथ रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगी, ये बात ये ऑप्शन बोल रहा है. तो क्या इसका कुछ लेना देना है RCH से? नहीं. RCH में अलग अलग तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह इंक्लूड होते हैं जिसकी मदद से वो पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, या पॉपुलेशन जो एक्सेस बहुत ज़्यादा हो रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. बट ये वाला रीज़न जो है इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है असर्शन से. एंड अगर आप NCERT में भी देखो तो ये सेम लाइन आपको आसपास मिल जाएंगी एक ही पेज पे, और यहाँ पे डिक्रीज दिया हुआ है कि ड्यू टू डिक्रीज इन MMR एंड IMR ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. सो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी ये ऑप्शन यहाँ पे जो रीज़न दिया हुआ है वो गलत हो जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस 25 इज ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी के हिसाब से असर्शन तो सही है एंड रीज़न इज फॉल्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन. Sterilization method are generally advised for male or female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies. तो स्टरलाइजेशन मेथड में जिसमें वास्ट डिफरेंस या फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई कर दिया जाता है, दैट इज़ द टर्मिनल मेथड. अब वापस से उनको ज्वाइन नहीं कर सकते हो, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का ही टाइप है जिसमें टर्मिनल मेथड की तरह यूज में लिया जाता है. अगर श्योर है मेल और फीमेल के आगे दे डोंट वांट अ बेबी, तभी ये यूज़ करा जाता है. सो दिस assertion is correct. Reason, these techniques are less effective and high reversibility. So ये टेक्निक रिवर्सिबल नहीं होती है, और लेस इफेक्टिव लिखा है, ये हाईली इफेक्टिव होती है. सो दैट मीन्स अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसमें assertion is true but the reason is false. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27. असर्शन यहाँ पे गिवन है, द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस. सो इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे एक तरफ कॉर्नर की तरफ सेल्स होते हैं इनर सेल मास,
और बाकी सेल्स लेयर बना लेते हैं ट्रोफोब्लास्ट की। तो जब इम्प्लांटेशन होता है, ट्रोफोब्लास्ट helps in the implantation, not the inner cell mass. So यहाँ पर ये inner cell mass of blastocyst gets attached, तो ये जो assertion है यहीं पे wrong हो जाता है. The blastomeres in the blastocyst gets arranged into trophoblast and inner cell mass. तो ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में एनसीईआरटी की ये लाइन है कि ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक सेल एक सिंगल लेयर वाली लेयर बना लेंगे, सिंगल सेल की लेयर बन जाएगी एक सराउंडिंग में, पेरिफ्री में, और बाकी सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे एक कॉर्नर में और इनर सेल मास बनाएंगे. सो द रीजन इज करेक्ट बट द असर्शन इज रॉन्ग, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी क्या है, ए इज फॉल्स बट द आर इज ट्रू. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें असर्शन गिवन है देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन जीन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में एक ही, दोनों में से एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है. सो अगर हम क्रॉस देखें तो इस तरह का F1 जनरेशन के लिए पेरेंट उनने लिए थे कैपिटल टी स्मॉल टी. गैमीट्स इसके एक ही तरह के बनेंगे, और जब अगर हम पुन्नेट स्क्वायर से भी इसका क्रॉस बनाना चाहें तो एक साइड एक पेरेंट के गैमीट, दूसरे साइड दूसरे पेरेंट के गैमीट, एंड ओवरऑल क्रॉस अगर हम करें तो इस तरह की प्रोजेनी पॉसिबल है. सब में ही कैपिटल टी और स्मॉल टी है, दैट मीन्स ये जो स्मॉल टी है ये ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल टी टॉल को. सो क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई है, तो हमें पता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो ही डोमिनेंट है. सो यहाँ पे देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन जीन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही जो अलील है जीन का वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में. इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर. तो यहाँ पे अगर डिसिमिलर पेयर मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात कर रहा है, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर. हेट्रोजाइगस ये कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें एक्सप्रेशन किसका होगा, सिर्फ कैपिटल टी का, स्मॉल टी का नहीं होगा. सो यहाँ पे ये असर्शन के हिसाब से रीजन इज करेक्ट. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, और यहाँ पे यही बताया है डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर, दोनों में से एक ही डोमिनेट करता है, इसीलिए हमें एक्सप्रेशन सिर्फ एक का देखने को मिलता है. सो द असर्शन एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द रीजन. ये आपको फर्स्ट लॉ में एनसीईआरटी में फर्स्ट लॉ में आपको दोनों स्टेटमेंट्स दिख जाएंगे एक ही जगह पर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ह्यूमन कोरियोनिक gonadotrophin HCG released during embryonic development in humans. So HCG का क्या फंक्शन होता है? HCG का मेन फंक्शन है हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. सो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है. कॉर्पस ल्यूटियम को ये मेंटेन रखेगा सो दैट प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहे और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है. सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यस, जो HCG है वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इज लीड्स टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. सो क्या ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर कर रहा है? नहीं. कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? नो. ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद हियर विद द ऑप्शन नंबर 1 and 4. सो यहाँ पे ऑप्शन बी में 1 और 4 करेक्ट है, सो आंसर बी इज करेक्ट for this question. Next is residual persistent nucleus in black pepper is known as. So जो न्यूसेलस बच जाता है उसका उसे हम क्या नेम देते हैं या क्या टर्म यूज करते हैं? सो पेरिस्पर्म इज द रेसिडुअल न्यूसेलस ब्लैक पेपर के केस में. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑप्शन ए.
Next is question number 31. Amongst the insects, the dominant biotic pollinating agent are. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जहाँ पर इंसेक्ट्स के थ्रू बायोटिक फैक्टर के थ्रू पॉलिनेशन एक्सप्लेन करा है। वहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करते हैं और उनमें से भी बीज आर द मोस्ट कॉमन वन जो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कर रही है। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। Option question number 32. The source of gonadotropin LH and its corresponding function is. So gonadotropin और LH ये LH जो है कहाँ से रिलीज हो रहा है और उसका फंक्शन क्या है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है इसको, एंड LH जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि LH एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है और LH का जब पीक आता है तब उसी को हम LH सर्ज बोलते हैं, और LH सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन या ग्राफियन फॉलिक्यूल से जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है वो कब रिलीज होता है, जब LH का पीक आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 32 क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। A specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum. So direct question है चैप्टर नंबर 4 से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें डायरेक्टली ओवम में ही इंजेक्ट कर दिया जाता है स्पर्म इन विट्रो कंडीशन में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 34 listed below are all reproductive tract infection except, इनमें से कौन सा ऐसा है जो reproductive tract infection RTI नहीं है। सो इनमें से genital herpes या trichomoniasis, syphilis, all these are RTI, whereas filariasis ये राउंड वर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ये कोई RTI नहीं है। सो फिलारियासिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी में जहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सप्लेन है वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वेयर एज फिलारियासिस इज नॉट देयर। अगर आगे की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में आपको फिलारियासिस डिजीज मिलेगी। सो यहाँ पर ऑल A, C and D represent STDs, whereas B do not represent. So correct option is B. 35. A genetic mechanism which prevents inbreeding depression in majority of angiospermic plant. So inbreeding depression को कौन रोकता है? Mutation no, parthenocarpy no, parthenogenesis no. Parthenogenesis यूजुअली हम बात ही एनिमल्स में करते हैं, पार्थिनोकार्पी हम प्लांट्स के लिए बोलते हैं। दोनों ही केस में जो इंडिविजुअल है वो डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड म्यूटेशन ऑफ कोर्स ये भी नहीं है, सडन चेंजेस इन डीएनए, एंड वेयर एज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी में फर्दर आगे अगर प्लांट में पोलन ग्रेन आ भी जाए, सेम प्लांट का सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन आ भी जाए, तो वो फ्लावर उसको ग्रो नहीं करने देगा, पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करने देगा। सो ये रिस्पॉन्सिबल होता है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करी जा सकती है। या इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किसकी वजह से आता है? बहुत ज़्यादा अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस में गिवन है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ये बचाता है, ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन या इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इज ऑप्शन डी। यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्पी के एग्जाम्पल्स चैप्टर 1 में भी गिवन है, बट हमें अगर ये तीन ऑप्शन हम डिस्कस ना भी करें तो डायरेक्टली आउट ब्रीडिंग वाले टॉपिक से आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ही इसका करेक्ट आंसर है। इन पाइसम सटाइवम पी द फ्लावर कलर मे बी वॉयलेट or white. What proportion of the offspring in cross of capital V is crossed with small v would be expected to be violet. So यहाँ पे violet color is dominant over white. So यहाँ पे capital V represent कर रहा है violet को, small v represent कर रहा है white condition को.
सो यहाँ पे कितनी % प्रोजेनी वॉयलेट होगी ये पूछा है। सो यहाँ पे गैमीट अगेन कैपिटल वी, इस वाले पेरेंट के गैमीट स्मॉल वी। अगर हम पुन्नेट स्क्वायर मेथड से देखें सो एक साइड आपने एक पेरेंट के गैमीट्स लिखे, दूसरी साइड दूसरे पेरेंट के, क्रॉस करें तो कैपिटल वी स्मॉल वी, इसको इससे क्रॉस करें कैपिटल वी स्मॉल वी, इसको इससे क्रॉस करें कैपिटल वी स्मॉल वी, इसको इससे क्रॉस करें कैपिटल वी स्मॉल वी। सारे ही केस में एक कैपिटल वी तो आ ही रहा है जो कि डोमिनेट करेगा और जो फ्लावर होगा उसका कलर वॉयलेट बनाएगा। सो 100% प्रोजेनी विल बी वॉयलेट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द जीन पेयर इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ रेशियो ऑफ 1:1:1:1 in the progeny of a Mendelian dihybrid cross। So directly हम सही वाले ऑप्शन का क्रॉस बना के देख लेते हैं। The correct option of this question is option C। So यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है, यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो एक पॉसिबिलिटी है कैपिटल A कैपिटल B साथ में आ जाए, एक पॉसिबिलिटी है कैपिटल A स्मॉल b साथ में आ जाए, स्मॉल a कैपिटल B और स्मॉल a स्मॉल b। वेयरएज यहाँ पे सिर्फ कैपिटल A और स्मॉल a और स्मॉल b यही साथ में आ सकते क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है A और B की। सो यहाँ पे अगर हम टेबल बनाएं एक साइड हमने एक पेरेंट के गैमीट लिख दिए और दूसरी साइड दूसरे पेरेंट के, यहाँ पे आप उसको 4 बार भी लिखोगे तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। सो हम सिर्फ एक ही वाला बना रहे हैं और एक ही रो वाला। सो यहाँ पे सिंपली अगर आप क्रॉस करोगे तो एक कंडीशन आई कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, दूसरी कंडीशन कैपिटल A स्मॉल b, ये वाली कंडीशन इसको क्रॉस करेंगे स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, लास्ट वाले को स्मॉल a स्मॉल b। सो यहाँ पे कोई भी अगर आप इसका और रोज भी बनाते हो और यहाँ पे इसको डबल बार भी लिखते हो तो अल्टीमेटली यही 4 कंडीशन आपको मिलेगी। दैट मीन्स ये भी एक बार प्रेजेंट है, ये भी एक बार प्रेजेंट है, ये भी एक बार एंड ये भी एक बार। सो ओवरऑल रेशो इस वाले ऑप्शन का सही है। सो इस वाले का अगर आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करोगे सो आपको ये रेशो मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। द प्रोजेनी ऑफ अ क्रॉस बिटवीन 2 स्नैपड्रैगन प्लांट्स हेटेरोजाइगस फॉर फ्लावर कलर बियरिंग डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स वुड बी। सो यहाँ पर स्नैपड्रैगन्स लिए हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं और हेटेरोजाइगस फॉर फ्लावर कलर, हेटेरोजाइगस है मतलब ये वाली कंडीशन है। अब आप इनको क्रॉस करोगे तो सिंपली यहाँ पे इसके गैमीट्स कैपिटल R स्मॉल r, इसके गैमीट्स कैपिटल R स्मॉल r। सो यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि 2 स्नैपड्रैगन प्लांट्स हैं और हेटेरोजाइगस है तो दोनों ही हेटेरोजाइगस हमने लिए हैं। क्रॉस करें कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल ये स्मॉल r कैपिटल R एंड स्मॉल r। सो यहाँ पे ये शो करेगा रेड कलर, ये दोनों शो करेंगे पिंक कलर ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड ये शो करेगा दिस वन विल शो वाइट कलर। सो 1:2:1। इसी को हम परसेंटेज में ऐसे भी लिख सकते हैं 24% रेड 50% पिंक एंड 25% वाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे पेडिग्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। द स्टडी ऑफ गिवन पेडिग्री ऑफ अ फैमिली एंड सेलेक्ट द ट्रेट दैट शोज दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑटोसोमल रेसेसिव फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया है फिनाइल कीटोन यूरिया। सो फिनाइल कीटोन यूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है और ये चार्ट हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड क्यों नहीं है। लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज शो कर रहे हैं, सेक्स लिंक्ड डिजीज में यहाँ पर फीमेल को भी नेक्स्ट जनरेशन में जो बेबी है फीमेल बेबी है उसको भी डिसऑर्डर हो रहा है।
सो इस फीमेल को डिसऑर्डर कब पॉसिबल है? जब एक डिफेक्टेड एक्स यहाँ से आया हो। सो यहाँ पे अगर एक डिफेक्टेड एक्स आया है तभी ये फीमेल पॉसिबल है, और अगर ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता तो फादर के पास एक ही एक्स होता है, और अगर वो एक्स भी डिफेक्टेड होता तभी ये फीमेल पॉसिबल थी कि इनमें इधर से भी डिफेक्टेड एक्स आए और इधर से भी डिफेक्टेड एक्स आए। सो जबकि यहाँ पर ये फादर अफेक्टेड नहीं है, सो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कंडीशन है सेक्स लिंक्ड शो नहीं कर रहा है। सो अब वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ऑटोसोमल रेसेसिव। अगर डोमिनेंट होता तो हर स्टेज में ये रिपीट हो रहा होता, कोई भी स्टेज स्किप नहीं करता है डोमिनेंट डिजीज, जेनेटिक डिजीज जो कि डोमिनेंट है। तो यहाँ पे स्किप कर रहा है जनरेशन, पहली जनरेशन पेरेंटल में तो है ही नहीं है। सो ये हमें पता चल गया रेसेसिव है, प्लस ऑटोसोमल है। वो कैसे पता चला? हमने यहाँ पे अभी अभी देखा कि सेक्स लिंक्ड अगर ये होता तो एक्स वाले अगर ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता तो यहाँ पर जो फीमेल है वो तब ही अफेक्टेड होती जब फादर भी अफेक्टेड होते और मदर या तो कैरियर होती या उसको भी मदर भी डिजीज्ड होती। सो दिस इज नॉट द केस। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ऑटोसोमल रेसेसिव फिनाइल कीटोन यूरिया। डोमिनेंट तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, सो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो जाते हैं। So the correct option for 39 question is option A. Next is question number 40. A child with blood group A has father with blood group B and mother with blood group AB. So father का blood group क्या है? Question में given है कि father का blood group है B and mother का blood group क्या है? AB. तो अब यहाँ पे पूछा है कि चाइल्ड का और पेरेंट का जीनोटाइप क्या पॉसिबल है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए में आई ए और स्मॉल आई जब होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो यहाँ पे आई जीन पे आई ए है, दैट मीन्स आई ए रिस्पॉन्सिबल होता है ए ब्लड ग्रुप के लिए, आई बी रिस्पॉन्सिबल होता है बी ब्लड ग्रुप के लिए, और स्मॉल आई रिस्पॉन्सिबल होता है ओ ब्लड ग्रुप के लिए। मगर यहाँ पे ये कंडीशन है आई ए के साथ स्मॉल आई आ जाता है तो भी ये ऑफ कोर्स जीन पेयर में होते हैं, जो अलील्स है वो पेयर में होते हैं। सो यहाँ पर अगर दो कंडीशन है आई ए और स्मॉल आई या फिर आई ए, इन दोनों ही कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ए। यहाँ पे स्मॉल आई के साथ आ जाता है तो स्मॉल आई हम लिखी स्मॉल लेटर क्यों रहे? क्योंकि वो रेसेसिव है। सो ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? बी, आई बी स्मॉल आई या आई बी। आई वाला हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ होमोजाइगस में कर पाएगा, और तभी ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ब्लड ग्रुप विल बी ओ। एंड लास्ट कंडीशन जिसमें आई ए और आई बी साथ में आ जाते हैं तो ब्लड ग्रुप बन जाता है ए बी। सो ये सब ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जीन्स क्या होंगे वो। सो यहाँ पे आई ए और स्मॉल आई गिवन है, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप ए होगा। ए डोमिनेंट है, बी डोमिनेंट है और स्मॉल आई रेसेसिव है। और ए बी यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्यों देखने को मिल रहा है? कोडोमिनेंस की वजह से, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्योंकि आई ए है तो आई ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट और ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, वेयर एज क्वेश्चन में फादर का ब्लड ग्रुप बी गिवन है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। सेकेंड वाले ऑप्शन में आई ए आई बी दिया हुआ है, अगेन फादर का ब्लड ग्रुप बी है नॉट ए बी, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन सी, जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप आई बी और आई दिया हुआ है, तो यस इससे जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप बी, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं आई बी, मदर का जो जीनोटाइप है वो आई बी ब्लड ग्रुप है, तो ऑफ कोर्स ये सही है जीनोटाइप। और
चाइल्ड में वो क्या बोल रहा है, आई ए और स्मॉल आई, क्वेश्चन में ये गिवन है, सो ऑप्शन में ये गिवन है, सॉरी। सो यहाँ पे आई ए आई, फाइनली जो चाइल्ड है क्या उसमें ये पॉसिबल है? सो लेट्स सी, ये कब पॉसिबल होगा? फादर में अगर ये कंडीशन है और मदर में ये कंडीशन है, ए और बी। सो यहाँ से गैमीट्स में हो सकता है आई बी जाए या स्मॉल आई जाए, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है। सो अगर ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ फ्यूज कर लेता है तब ऑफस्प्रिंग में ये कंडीशन आएगी। तो ये पॉसिबिलिटी करेक्ट है एकदम। और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग इसीलिए है, ये वाली रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ए आ रहा है चाइल्ड में, तो ये जो ए है दोनों ही अगर ए कब पॉसिबल है? जब इधर भी ए हो और इधर भी ए हो, मगर इधर तो ए नहीं है, सो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 40। 41 क्वेश्चन नंबर, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। In a dihybrid Mendelian cross garden pea plant heterozygous for violet flowers and round seeds. So heterozygous है violet flower और round seed के लिए। Let's take V, आप W भी ले सकते हो, V भी ले सकते हो, NCERT में W given है, so आप दोनों ही ले सकते हो वैसे। So यहाँ पे violet flower heterozygous and round seed heterozygous, round is dominant, so हम ये रिप्रेजेंट कर रहा वॉयलेट, ये वाइट, राउंड एंड रिंकल्ड, इसको क्रॉस कर रहे हैं होमोजाइगस वाले से वाइट फ्लावर। सो दोनों स्मॉल वी रेसेसिव है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस करेंगे। सो इसको क्रॉस कर रहे हैं स्मॉल वी एंड रिंकल्ड सीड, दैट इज आर एंड आर। सो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन क्या होगा? यहाँ पे गैमीट्स अगर हम देखें, कैपिटल आर कैपिटल आर सॉरी कैपिटल वी कैपिटल आर, कैपिटल वी स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वी कैपिटल आर, स्मॉल आर, लेट्स राइट वी कैपिटल स्मॉल वी एंड स्मॉल आर। और यहाँ पे तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। सो अगर हम क्रॉस करें, अगेन एक ही रो वाला हम क्रॉस बना सकते हैं, वी आर, एक की गैमेट्स हमने यहाँ लिख दिए, सो कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वी स्मॉल वी दोनों स्मॉल आर। नेक्स्ट ऑप्शन स्मॉल वी कैपिटल आर स्मॉल आर। लास्ट ऑप्शन स्मॉल ऑल स्मॉल लेटर्स। सो ये भी एक बार प्रेजेंट है, अगेन जीनोटाइप फिनोटाइप इसका ये होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 1:1:1:1:1। Question number 42, a region of coding strand of DNA has the following nucleotide sequence. So ये nucleotide sequence दिया हुआ है of coding strand का, the sequence of base of on mRNA, जो mRNA बनेगा उस पे कैसा सीक्वेंस होगा। अब लेट्स सी द डायग्राम। ये कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है? ये वाला, एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो आरएनए बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री। ये आरएनए का सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस सेम होता है, बट डिफरेंस कहाँ आएगा? इस आरएनए में यू होगा एट द प्लेस ऑफ टी, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस में यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, थाइमिन की जगह यूरासिल होता है आरएनए में। सो यहाँ पे मैंने बोला कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है और आरएनए है उनका सीक्वेंस सेम होगा। सो लेट्स सी द ऑप्शन हियर, किसमें सेम है? बस टी की जगह यू आना चाहिए। सो ऑप्शन सी में ऐसा है, टी की जगह यू है, बाकी द सीक्वेंस इज एग्जैक्टली सेम, जी सी जी सी सी ए, जी सी जी सी सी ए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question number 43, a DNA molecule is 160 base pair long. It has 20% adenine. How many cytosine bases are present in this DNA molecule? So यहाँ पे आपको 160 base pairs दिए हुए हैं,
सो ओवरऑल हम इसको अगर डबल कर दें, सो 160, सो 320 आ जाएगा इससे। फर्दर 320 में से 20% एडेनिन है, सो 20% एडेनिन, अगर आप एडेनिन ओवरऑल हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और अगर एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विद थायमीन एंड साइटोसिन ऑलवेज बाइंड्स विद ग्वानिन, सो ए जितने हैं उतने ही टी होंगे, दैट मीन्स भी 20% होगा। ओवरऑल ये 40% हो जाता है, और बचे हुए जो 60% है 320 का, वो सी और जी बन जाएगा, और सी और जी में से बस हमें हाफ करना होगा। सो ओवरऑल कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा 96, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, a template strand in a bacterial DNA has the following base sequences। so यहाँ पे bacterial DNA का sequence given है 5' to 3'। what would be the RNA sequence transcript from this template DNA। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो sequence दिया है template strand का दिया है, that is 5' to 3'। यूजुअली अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है विच इज 3' to 5', उस पर उसको देखकर जो पॉलीमरेज है वो फर्दर बनाता है आरएनए विच इज 5' to 3'। सो यहाँ पे आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3' to 5', बट सिंस द सीक्वेंस इज गिवन फ्रॉम 5' to 3', तो ये रिवर्स में गिवन है। सो आप जो आंसर निकालोगे इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होगा। सो लेट्स राइट यहाँ पे ट्रिपल टाइम्स इट्स टी सी जी ए जी जी, ये सीक्वेंस है 5' to 3' का। अब इसको देखकर अगर आरएनए बनेगा तो टी के अगेंस्ट आ जाएगा ए, यू के ए के साथ टी नहीं आएगा क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता है, यू प्रेजेंट होता है। सी के अगेंस्ट आ जाएगा जी, जी के अगेंस्ट सी, ए के अगेंस्ट अगेन यू। सो ये सीक्वेंस आएगा, बट इसी को आपको जस्ट उल्टा करना पड़ेगा और वो आंसर होगा। सो इसका जस्ट रिवर्स वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रिपल टाइम ए, डबल टाइम यू, जी सी, यू एंड सी सी। सो आपको जस्ट इसको रिवर्स करना है क्योंकि यहाँ पे आपको 5' to 3' दिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पे भी अगेन आपको डायग्राम का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये देखना है कि आरएनए कैसे बनता है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस डायग्राम के थ्रू 5' to 3' आरएनए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 45, कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट इन ह्यूमंस। अ मैन विद नॉर्मल कलर्ड विजन मैरीज अ वुमन हु इज कलर ब्लाइंड। सो मैन क्या है, नॉर्मल है, वेयर एज वुमेन इज कलर ब्लाइंड। सो मेल में होते हैं XY, क्योंकि सेक्स लिंक्ड है इसीलिए हम 6 क्रोमोसोम्स लिख रहे हैं यहाँ पे, और फीमेल है कलर ब्लाइंड, दैट मीन्स दोनों ही X उसके डिफेक्टिव है। सो यहाँ पे सन एंड डॉटर का जीनोटाइप पूछा हुआ है, यहाँ पे कौन सा वाला सही है। सो यहाँ पे लेट्स मेक पुन्नेट स्क्वायर की मदद से आप पता लगा सकते हो। एक साइड आपने एक इंडिविजुअल के लिख दिया एंड दूसरे साइड दूसरे। सो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक X नॉर्मल है, एक डिफेक्टिव, दूसरे वाले केस में भी सेम। सो ये दोनों ही फीमेल्स कैरियर होंगी क्योंकि एक ही X डिफेक्टिव है, वेयर एज मेल में क्योंकि एक ही X होता है और वो भी अगर हम क्रॉस करेंगे तो दोनों ही जो X हैं यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफेक्टेड वाले X से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दोनों मेल होंगे वो क्या होंगे, कलर ब्लाइंड। सो फीमेल वुड बी कैरियर, डॉटर्स जितनी भी होंगी कैरियर, एंड द मेल्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिजीज्ड। सो यहाँ पे द फादर इज नॉर्मल एंड जो मदर हैं वो डिजीज्ड है।
या अफेक्टेड है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इन द ऑप्शन डी XC दैट मीन्स ये डिफेक्टेड कंडीशन मदर की शो कर रही है, फादर में XY नॉर्मल कंडीशन, डॉटर कैरियर है, दोनों हमने पॉसिबिलिटी देखी, कैरियर ही पॉसिबल है, एंड सन में अफेक्टेड या डिजीज्ड सन ही होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 46, ये एग्जैक्ट लाइन है अगेन NCERT से, फिलिंग द ब्लैंक वाला टाइप क्वेश्चन है जिसमें ब्लैंक गिवन है और आपको इनमें से ऑप्शन में से करेक्ट वाला देखना है। सो tRNA हैज डैश दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन। सो कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं एंटीकोडॉन लूप पर। सो यहाँ पे एंटीकोडॉन लूप आएगा। इट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर, tRNA की बात कर रहा है, इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड L। क्लोवर्स लीफ होता है बट एक्चुअल जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा NCERT की एज इट इज लाइन है, इन्वर्टेड L होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46 इज डी। सो दिस इज द डायग्राम, यहाँ पे आपको एंटीकोडॉन लूप शो करा हुआ है। सो ये रेफरेंस के लिए है डायग्राम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ RNA इज करेक्टली पेयर्ड। अपने फंक्शन के साथ कौन सा RNA करेक्टली पेयर्ड है। तो यहाँ पे स्मॉल RNA प्रोसेसेस RNA, ट्रांसफर RNA अटैच टू अमीनो एसिड, राइबोसोमल RNA इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन, माइक्रो RNA इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसलेशन। सो इन चारों ऑप्शन में से द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्रांसफर RNA अटैच होता है अमीनो एसिड से और फर्दर ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 47। Next is 48 question, given below are the pairs of contrasting trait in Pisum sativum as studied by Mendel। So यहाँ मेंडल के सारे 4 कैरेक्टर दिए हैं जो उन्होंने सेलेक्ट करे थे और उनमें से डोमिनेंट और रेसेसिव वाला कैरेक्टर कौन सा था वो आपको करेक्ट इनकरेक्ट वाला यहाँ से सेलेक्ट करना है। इनकरेक्टली मेंशन्ड ऑप्शन। सो फ्लावर पोजीशन अगर हम देखें तो फ्लावर पोजीशन टर्मिनल और एक्सिल, तो इनमें से डोमिनेंट क्या टर्मिनल होती है। सो नहीं होती है, ये उल्टा दिया हुआ है। सीड का शेप राउंड रिंकल्ड, राउंड वाला डोमिनेंट है, करेक्ट है। पॉड कलर ग्रीन येलो, द डोमिनेंट वन इज ग्रीन। पॉड शेप कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड इन्फ्लेटेड, जिसमें ये भी उल्टा दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज ए एंड डी। ऑल दो यहाँ पे मेंशन था कि कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा इंस्ट्रक्शंस में, बट स्टिल यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट वाले पूछे हैं और ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं। सो उस अकॉर्डिंग ए एंड डी ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। यहाँ पे लास्ट अगेन इस सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस थे, 20 अटेम्प्ट करने थे। लास्ट सेक्शन में 12 में से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। स्टार्टिंग इज विद द केस स्टडी क्वेश्चन, जिसमें आपको one case is given linked with 6 questions followed by 6 questions. So the case is a woman of 35 years old age with a man married with a man for 8 years and having normal reproductive cycle, visits her doctor along with her husband for consultation for infertility. They were not using any contraceptive but still they cannot have a baby. So उसी से related अब again the more detail is given for the paragraph within the paragraph और इसी से related question है। So let's jump to the questions. Seminal analysis of the husband was done for determining, अगर semen का analysis कर रहे हैं तो क्या क्या reasons की वजह से करा जा रहा है। So ये options given है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी एंड स्पर्म काउंट, ऑफ कोर्स सीमेन एनालिसिस से स्पर्म मॉर्फोलॉजी और स्पर्म काउंट का एनालिसिस हो सकता है। क्वांटिटी ऑफ द स्पर्म एंड पीएच ऑफ द सीमेन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सीमेन एनालिसिस। थर्ड, रेट ऑफ स्पर्म रिलीज इनटू द वेजाइना, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। सो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। सो इन द ऑप्शन बी 1 and 2 इज गिवन। सो option B is correct for the question number 49. Next is question number 50. An ultrasound guided follicular study was done for the wife for determining the size and physical appearance of. So ultrasound किसके size वगैरह determine करने के लिए करी होगी। ओवरी नो, oogonia नो,
एंट्रल फॉलिकल्स, सो फॉलिकल्स का स्टडी करने के लिए ही जो अल्ट्रा साउंड है वो करा गया है, सो दैट रीज़न जाना जा सके कि वाई द फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकरिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. अगेन द D1 इज ऑल्सो रॉन्ग, सो करेक्ट ऑप्शन इनमें से है सी. Next is question number 51. The blood test report of the wife showed low FSH value, which is indicative of FSH, follicular stimulating hormone, is responsible for developing the follicles या maturation of the follicles. जितने भी जो immature eggs होते हैं वो birth से पहले ही embryonic condition में ही बन जाते हैं. maturation ज़रूर बाद में होता है but बन पहले ही जाएंगे. सो ये यहाँ पे जो दिया हुआ है लो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स या हाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, सो प्रोडक्शन पहले ही हो जाता है. सो द करेक्ट इज लो रेट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल. सो जो फॉलिकल्स हैं वो अच्छे से मैच्योर नहीं कर पा रहे होंगे ड्यू टू द लो FSH वैल्यू. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. Question 52. In the above case, the husband is found to have sperm count less than 20 million. So 20 million per ml से भी कम है sperm count, and the wife is diagnosed with blockage in the oviduct. So oviduct में blockage है, यहाँ पे ये point note करने वाला है. The couple would be advised for so ZIFT, AI, IVF और ICSI. So zygote ट्रांसफ़र ऑफ कोर्स कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब में. फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो ये ऑप्शन नहीं वैलिड होगा. AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो इस वाले प्रोसीजर में जो सीमन है वो रिलीज करा जाता है इन द यूट्रस सो दैट फर्टिलाइजेशन कुड अकर. तो यूजुअली स्पर्म काउंट जब ये कम होता है तभी ये AI यूज़ होता है. बट यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि ब्लॉकेज है ओविडक्ट में. सो यहाँ पे अगेन फर्टिलाइजेशन प्रॉपर पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है. IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. अब अगर फर्टिलाइजेशन लैब में करवाई जाए, लैब कंडीशंस में, इन विट्रो कंडीशंस में, और एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाए यूट्रस में, तो प्रॉपर बेबी का डेवलपमेंट पॉसिबल है, क्योंकि यूट्रस में कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं बताई है, फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में ब्लॉकेज बताया है. सो IVF इज पॉसिबल. ICSI अगेन इसमें भी ओवम के अंदर डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्ट कर दिया जाता है लैब कंडीशन में और फिर एम्ब्रियो को बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. सो अगेन इसमें भी यूट्रस में ट्रांसफ़र करा जा सकता है. सो द थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट विच इज गिवन इन द ऑप्शन C. सो द correct option for 52 question number is option C. Next is question number 53. High level of which gonadotropin or ovarian hormone in the blood sample of the wife taken on 20 day of her reproductive menstrual cycle would indicate the luteal phase of the ovarian cycle. So around day 20 इनमें से कौन से का जो पीक कौन से हार्मोन का रहता है, दैट इज आस्क्ड. सो प्रोजेस्टेरॉन का पीक आता है अराउंड 20 डे पे. सो ग्राफ की मदद से आप डायरेक्टली इसका आंसर, अगर आपको ग्राफ याद है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, उस पे से पहले भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे. सो अभी भी इस पे से पूरा जो केस स्टडी क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में से ही आया है. सो ऑफकोर्स दैट ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसी ग्राफ से क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप उस ग्राफ में देख सकते हो. सो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है अराउंड डे 20. नेक्स्ट इज 54 क्वेश्चन. In which phase of the menstrual cycle is the blood sample of a woman taken if on analysis it shows high level of LH? LH हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन का हाई लेवल कब होता है? तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेटरी फेज, जब जो सेकेंडरी oocyte है या इमेच्योर ओवा है, जब ओवरी से बाहर निकलता है, उस टाइम पर दोनों का LH का लेवल, LH सर्ज की वजह से ही ग्राफियन फॉलिकल ओवा को या सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है. सो ऑफ कोर्स LH का लेवल भी ज़्यादा होता है और ईस्ट्रोजन का भी लेवल ज़्यादा होता है. सो द ऑप्शन A इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 54. Next is question number 55. How many types of gametes can be produced in a diploid organism which is heterozygous for 4 loci?
4 लोकाई, मतलब ये 4 अलग अलग लोकस की बात कर रहा है क्रोमोसोम में. लेट्स टेक दीज, ये 4 लोकाई पे हो गए. सो 4 लोकाई के अलग अलग हम इस तरह से ले सकते हैं जीन्स, और हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसीलिए यहाँ पे हम एक लेटर बड़ा और एक लेटर छोटा लिख रहे हैं. अब इससे पॉसिबल गैमीट्स पूछ रहा है वो, सो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको. कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी. इससे जो पॉसिबिलिटी बनेगी गैमीट की, कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल बी स्मॉल, कैपिटल सी, कैपिटल डी. देन नेक्स्ट वन इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, sorry, so capital A, capital B, capital C and small d. Then the third case is capital A, capital B, small c and capital D. Fourth one, capital A, capital B, small c and small d. Similarly आगे भी ऐसे ही होगा, capital A, small b, capital C, capital D. Next is capital A, small b, capital C and small d. Last one, capital A, small b, small c and capital D, and same goes on. So यहाँ से हमें मिले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. सिमिलरली यही आपका बनेगा स्मॉल ए के लिए इसी तरह से. सो यहाँ से आपको मिले हैं 8 टाइप, और सिमिलरली अगर स्मॉल ए के लिए भी आप इसी तरह का चार्ट बनाते हो वहाँ से भी 8 टाइप के मिलेंगे. ओवरऑल आंसर हो जाता है 16. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Next question is question number 56. Given below a karyotype obtained after analysis of fetal cells of probable genetic disorder. तो यहाँ पे अगर आप karyotype देखें ध्यान से तो यहाँ पे x 2 बार given है, y भी given है और x भी 2 बार given है. तो ये condition हो जाती है XXY वाली condition. So यहाँ पे पूछा है ये कौन सी disease है, तो XXY वाली disease होती है Klinefelter syndrome. डायरेक्ट आंसर है इसका, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गायनेकोमेस्टिया, मैस्कुलिन डेवलपमेंट. सो मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं इसमें. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. 57 क्वेश्चन. द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द 4 लिंक्ड जीन्स इज एज फॉलोज. सो लेट्स सी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे शो कर रहा है कि जीन के बीच का डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी. सो यहाँ पे x और y के बीच में है 40%. दैट मीन्स x और y काफ़ी डिस्टेंस पे है. देन है y और z का डिफरेंस 30%. y और z का डिफरेंस, दैट मीन्स y से दूर है z, सो 30%. बिटवीन z एंड w 10%, तो z के पास है w 10%, और w और x में 20%, तो ये w और x में 20%. सो हम ऐसे लिख भी सकते हैं. लेट्स राइट, x और y के बीच में 40%, y और z के बीच में इट्स 30%, z और w के बीच में 10%, एंड लास्ट इज w और x के बीच में इट्स 20%. सो ये सीक्वेंस हुआ. लेट्स सी कौन से में है ये सीक्वेंस, y w z x. So Y W Z X, option B is correct for question number 57. Next question is again diagram based question है. यहाँ पर the figure is given जिसमें labeling है 1 2 3. This is 1 if it is not clearly visible. So 1 2 and 3. So यहाँ पे histone का diagram है. The first one is showing H1 protein. Second one is histone show कर रहा है, histone का octamer. And the third one is DNA. So इनकी लेबलिंग आपको देखनी है बस. So ऑप्शन डी में सेकेंड वाला हिस्टोन ऑक्टोमर शो कर रहा है एंड थर्ड वाला DNA. सो सिंपल, बाकी वाले जो ऑप्शंस है वो रॉन्ग है.
and the only last one is correct. So option D is correct for this question. 59 question diagram again इसमें given है, which one of the figure following diagram is a correct explanation depiction of a polynucleotide chain of DNA. So यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर बी में ये 5 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड है, बाकी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली द करेक्ट वन वी आर डिस्कसिंग. सो दिस इज 5 डैश एंड जिसपे फॉस्फेट ग्रुप है, 3 डैश एंड जिसपे OH ग्रुप है. ये शुगर बेस और फॉस्फेट अटैच्ड है 5th कार्बन से, दिस इज द फॉस्फेट. और ये और न्यूक्लियोटाइड है शुगर, नाइट्रोजनस बेस, phosphate groups and so on. So this is the correct depiction of polynucleotide chain of a DNA. So the B one is correct. Last question of today's paper. In molecular biology, who proposed that genetic information flows in one direction? So central dogma में हमने देखा है कि DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है one direction में. So this was given by Francis Crick. तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर B. So this is the last question of today's chapter. Thank you.